वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति पे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति जिसे बहुत ही सफल माना जाता है, सक्सेसफुल माना जाता है, इसी मंगोल पॉलिसी पे आज हम बात करने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था। ठीक है, आप जानते हैं कि खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, मैं पहले भी बता चुका हूं। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। हम एक बार रिवाइज भी करते हैं। देखिए, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, ये तीसरा मुस्लिम आक्रमण था भारत पर, और उसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत के रूप में। ठीक है, मोहम्मद गोरी का ही एक प्रिय स्लेव यानी उसको गुलाम कहेंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि भारतीय अभियानों में, इंडियन एक्सपीडिशंस में अहम भूमिका निभाई थी, वो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 एडी में गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का 5 वंश है दिल्ली सल्तनत में, मैंने बताया भी हुआ है। पहला वंश गुलाम वंश, उसकी स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दूसरा वंश आ जाएगा दिल्ली सल्तनत का, कौन सा? खिलजी वंश। ठीक है, जिसको हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, खिलजी वंश के बाद तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश और अंतिम वंश लोदी वंश हम देखेंगे। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश, खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक या सुल्तान आप कह ले, ये था। ठीक है, अगर देखा जाए तो खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंत के बाद, गुलाम वंश के अंत के बाद इसके चाचा और इसके ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 एडी में की थी। ठीक है, 1290 एडी में की थी। 1296 एडी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की यानी अपने चाचा की हत्या करता है और सुल्तान बनता है ये। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसका शासनकाल 1316 एडी यानी 1316 ईस्वी तक चलेगा। और पूरा खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक ही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 1290 से लेकर 1296 तक इसका चाचा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसके बाद 96 से 1316 में तक अलाउद्दीन खिलजी है, और 16 से मात्र आगे 4 सालों में 1320 ईस्वी तक में खिलजी वंश का अंत हो जाता है। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि कितना महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, देखिए, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक मंगोल नीति है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज जरूर करेंगे। जहां तक अलाउद्दीन खिलजी की बात है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशक, इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है या द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सेकंड कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने विश्व विजय का सपना देखा था। ठीक है, इसलिए इसे सिकंदर सानी, सानी का मतलब दूसरा होता है, तो दूसरा सिकंदर, या डायरेक्ट आप इसे सिकंदर द्वितीय भी कह सकते हैं। ये इसकी उपाधियां हैं। इसके अलावा चूंकि इसने विश्व विजय का सपना देखा था, तो इसी का एक इसी के संरक्षण में एक पोएट थे अमीर खुसरो। ठीक है, पर्शियन पोएट, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। उन्होंने इसको उपाधि दी थी विश्व का सुल्तान, युग का सुल्तान, युग का विजेता। तो ये सब इसकी उपाधियां थी, मैंने डिटेल में इसको लिखवा भी दिया है पिछले वीडियोस में। ठीक है, उसके अलावा इसकी तुलना लुई 14 फ्रांस के शासक, देखिए कई बार एग्जाम में आया है और हर वीडियो में मैं बताता हूं। लुई 14 इंग्लिश में LOUIS, लुइस लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे लुई 14 जो कि फ्रांस का शासक था। और इसकी तुलना फ्रेडरिक द ग्रेट या फ्रेडरिक महान जो कि प्रशिया एक जर्मन स्टेट है, वहां का शासक था। तो इन दोनों से की जाती है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं यही सवाल पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां आप लगा लीजिए कि लुई 14 से इसकी तुलना की जाती है, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं। इसके अलावा हमने इसके राजत्व के सिद्धांत पे भी बात कर ली थी, और राजत्व के सिद्धांत में हमने ये बताया था कि भाई ये इसके राजत्व के सिद्धांत में क्या था, ये निरंकुश शासक था। ठीक है, हाँ, डेस्पोटिक रूलर था, डिक्टेटर था। ठीक है, और इसके राजत्व के सिद्धांत में डिक्टेटरशिप था, निरंकुशता थी। लेकिन ये इसकी निरंकुशता थोड़ी डिफरेंट थी, किससे? बलबन से। ठीक है, बलबन अपने आप को कहता था, बलबन जो कि स्लेव डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, तो वहां पे मैंने बताया था कि बलबन जो था वो कहता था कि वो नियाबत खुदाई है, यानी कि शैडो ऑफ गॉड।
सॉरी, नियामत खुदाई यानी कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, या अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, यानी कि शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, ईश्वर की छाया कहता था कि सुल्तान जो होता है ईश्वर की छाया है। और वो कहता था कि पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, यानी कि उसकी निरंकुशता दूसरी थी। वो कहता था पैगंबर के पास के बाद सुल्तान का स्थान है, ठीक है। लेकिन इसकी निरंकुशता तो थी, निरंकुशता बलबन जैसे ही थी या उससे भी कहीं ज्यादा थी, लेकिन इसका यह मानना था कि जो सुल्तान होता है, सुल्तान इसके राजत्व के सिद्धांत, यानी कि आप थियरी ऑफ किंगशिप की अगर बात करें, वहां मैंने लिखवाया भी हुआ था पिछले वीडियोस में, तो इसने क्या कहा कि नहीं, सुल्तान जो है ना ही जनता की इच्छा से शासक बनता है, ना ही ईश्वर की कृपा से बनता है, और ना ही सुल्तान जो है वो उलिमाओं यानी कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के सहयोग से बनता है। वो सुल्तान जो है ताकत से बनता है, शक्ति से बनता है, पावर से बनता है। जब तक शक्ति है, जब तक ताकत है आपके पास, आप सत्ता में बने रहेंगे। ताकत खत्म, उस दिन सत्ता खत्म। ये इसके राजत्व के सिद्धांत में था। इसके अलावा इसने कहा था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है। किंगशिप राजत्व के सिद्धांत में यह है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं होता। ये एग्जाम में आता है कई बार कि किंगशिप नोज नो किंगशिप किसका कहा हुआ है, या किसके राजत्व के सिद्धांत में या थियरी ऑफ किंगशिप में है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सिद्धांत में है, ठीक है। उसके अलावा इसने राजनीति और धर्म को अलग रखा, राजनीति से धर्म को अलग रखा। उसने कहा कि इस्लामिक लॉ के विषय जो हैं वो अलग हैं और प्रशासनिक विषय अलग हैं, इसलिए धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप उसने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। ये राजत्व के सिद्धांत में था। उसके अलावा इसने साम्राज्यवाद, इसके राजत्व के सिद्धांत में साम्राज्यवाद, यानी कि जब तक कोई जीतने लायक क्षेत्र बचा है तब तक उसको जीतते रहना चाहिए, यानी कि टेरिटरीज का लगातार विस्तार होता रहना चाहिए। इसलिए इसके जो राजत्व का सिद्धांत था, इसके राजत्व के सिद्धांत में इंपेरियलिज्म भी एक महत्वपूर्ण पहलू था, यानी साम्राज्यवाद भी महत्वपूर्ण पहलू था। ये सब हमने देख लिया था। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसने की थी, जैसे सेना में की तो बहुत सारी चीजें थी, हम महत्वपूर्ण चीजों को रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। इसने दाग और हुलिया सेना में शुरू कर दिया। हाँ, इसने मिलिट्री रिफॉर्म किया, यानी कि सैन्य सुधार किया। तो दाग और हुलिया इसने क्या किया था भाई, तो दाग क्या था, दाग हॉर्सेस के लिए था। घोड़ों पर एक मार्क लगाया जाता था, हॉर्स की ब्रांडिंग की जाती थी ताकि उसे पहचाना जा सके कि वही वास्तव में एक जो है वास्तविक घोड़ा है जो लड़ाई में जाना है, युद्ध में जाना। देखिए सेना, दो तीन बात इसमें और चीजें आप लिख सकते हैं। दाग हुलिया तो किया ही था, प्लस यहां सुन लीजिए मैंने लिखवा दिया है दाग और हुलिया। दाग तो हॉर्सेस के लिए था, ठीक है। पहली बात तो इसने अस्थाई सेना बनाई, इसके पहले अस्थाई सेना नहीं थी। अस्थाई सेना का मतलब सुल्तान का की अपनी सेना, स्टैंडिंग आर्मी जिसको कहते हैं, वो बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी सेना होती थी। इसके पहले इक्तदारों पर ये लोग डिपेंड करते थे। इक्तदार क्या होते थे, बार बार मैं बताते रहता हूं। इक्तदार ये होते थे, देखिए जैसे ये जमीन है, इस जमीन को कई टुकड़ों में बांट दिया गया, टेरिटरीज को कई भूखंडों में बांट दिया गया। इन्हीं भूखंडों को इक्ता कहा गया, ठीक है। इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ पे एक एक ऑफिशियल्स बैठा दिए गए, यानी उनको इक्तादार कहा गया। यही इक्तादार सेना भी रखते थे। ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट था, रेवेन्यू असाइनमेंट था, ठीक है। यहां इक्तेदार क्या करेंगे, सेना भी रखेंगे और दूसरे ऑफिशियल्स भी होंगे, तो यहां से रेवेन्यू वसूल करेंगे, उसमें अपना खर्च भी, अपना भी सैलरी निकालेंगे और जो सेना का भी खर्च निकालेंगे, और जो बचेगा वो टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। और ये इक्तेदार जो हैं, ठीक है, ये इक्तेदार सेना भी रखते हैं, तो जरूरत के समय ये सुल्तान को सेना भी भेजते थे। उस समय इसके पहले तक, अलाउद्दीन के पहले तक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, इन्हीं इक्तेदारों की सेना जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती थी। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी ये इक्तेदार अपना सैनिक भेजेंगे, ठीक है, राजा को, सुल्तान को। लेकिन अब इसने अपनी सेना बना ली। तो पहला सुल्तान जिसने की स्टैंडिंग आर्मी बनाया दिल्ली सल्तनत का, स्थायी सेना, आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा पहला शासक था या सुल्तान था जिसने स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी बनाई, तो अलाउद्दीन खिलजी। दाग हॉर्सेस के लिए था, घोड़ों के लिए था, मार्क कर दिया जाता था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी कि कोई घोड़ा बदल ना दे, ये सुल्तान के की अपनी सेना के घोड़े होंगे जिन पे दाग लगाया जाएगा, और दाग लगा देने, मान लीजिए कि ब्लैक हॉर्स है कोई, ठीक है,
और उस पर दाग नहीं लगाया गया है, तो किसी और ब्लैक हॉर्स को लाकर रख दिया गया तो कैसे पता चलेगा? हाँ, इसी ब्रांडिंग से पता चल जाएगा, जिसको दाग कहा जाता था कि ये स्थायी सेना में जो घोड़ा था वही है। उसके अलावा हुलिया, हुलिया सैनिकों का पूरा हुलिया होता था, इसमें डिस्क्रिप्टिव रोल होता था, सैनिक का डिलडॉल कैसा है, हाइट कैसा है, उसका पिक्चर कैसा है, हाँ, उसका फोटोग्राफ कैसा है, चेहरा कैसा है, डिलडॉल कैसा, सारी चीजें होती थी, आंखें कैसी है, तो इसी में होता था हुलिया में। तो ये था घोड़ों के लिए और ये हुलिया था सैनिकों के लिए। तो ये पहली बार इसने शुरू किया। इसके अलावा नगद वेतन भी इसने शुरू किया था सेना में, तो सैन्य रिफॉर्म के रूप में इसने ये सब चीजें की थी। उसके बाद सैनिकों के लिए इसने एक काम किया था कि प्राइस कंट्रोल इसने कर दिया था, बहुत महत्वपूर्ण इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है। जितने दिन ये रहा, जरूरी और आवश्यक चीजों की कीमतें जो हैं, फूड ग्रेन्स के, वस्त्रों के, स्लेव्स के, पशुओं के दाम बढ़े नहीं, स्थिर रहे, दाम कांस्टेंट रहे लगभग, ठीक है। उसके बाद इसने लैंड रिफॉर्म किया, क्योंकि आय भी बढ़ानी थी इसको। हाँ, एक बड़ी सेना इसने रखी थी, क्योंकि देखिए यही मंगोल नीति है। हाँ, मंगोल नीति की वजह से मंगोलों का लगातार आक्रमण हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा इसी ने झेला है मंगोल आक्रमण को, अगर देखा जाए तो अब तक। तो मंगोलों का जो लगातार आक्रमण हुआ है, तो मंगोलों से निपटने के लिए, और इसके चूंकि राजत्व के सिद्धांत में थियरी ऑफ किंगशिप में इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद एक महत्वपूर्ण पहलू था, यानी इसको विस्तार भी करना था, तो इसके लिए एक बड़ी सेना इसको रखनी थी। हाँ, मंगोलों से भी रक्षा करना है, मंगोलों से भी निपटना है और साम्राज्य को भी बढ़ाना है, तो बड़ी सेना की जरूरत है, इसलिए इसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई। उसने देखा कि अगर साधारण सैलरी भी दी जाए, तो इतनी बड़ी सेना को अगर एक साधारण सैलरी भी दी जाए, तो सारा 3-4 सालों में सारा जो खजाना है वो खाली हो जाएगा। इसलिए उसने प्राइस कंट्रोल कर दिया, मूल्य नियंत्रण कर दिया, आवश्यक चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा घटा दी गई, मूल्य निर्धारित की गई। हाँ, और जो भी व्यापारी, अलग अलग मंडियां बनाई गई, उसके लिए मैंने सारा डिटेल लिखवाया हुआ है। और जो भी व्यापारी जो है मूल्य से कम बेचता था, अंडरवेट अगर बेचता था, मतलब जो भी वजन में कम बेच दिया, तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट था। जितना, अगर मान लीजिए 200 ग्राम उसने कम तौल दिया कोई सामान, तो उतना ही 200 ग्राम मांस उसके शरीर से खींच लिया जाता था। तो इसलिए प्राइस कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्टली इसने मेंटेन करवाया, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था। उसके बाद लैंड रिफॉर्म, जाता था सेना को मेंटेन करना है, प्राइस कंट्रोल भी करना है, तो इसके लिए आय की भी जरूरत है, तो 50% इसने रेवेन्यू बढ़ा दिया था उपज का। ये सब हम डिटेल देख चुके हैं, तो कहीं पूछ दिया जाए दाग हुलिया किसने शुरू किया भाई सेना में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। प्राइस कंट्रोल किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब चीजें, स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी सबसे पहले किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। सब कुछ हमने देख लिया है। अब आते हैं मंगोल नीति पे। देखिए, मंगोल नीति काफी सफल मानी जाती है। इसकी क्यों मानी जाती है अभी आपको पता चल जाएगा। डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत। शुरुआत से ही दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का खतरा बना रहा, मंगोल आक्रमण होते रहे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अलाउद्दीन के पीरियड में मंगोलों का जो फ्रीक्वेंसी है मंगोल आक्रमण का काफी बढ़ गया। देखिए, मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया है। इसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, देखिए ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यहाँ पे दीपालपुर है, सब पंजाब के क्षेत्र है, ये पंजाब वाले क्षेत्र है, पंजाब वाले क्षेत्र है। तो दीपालपुर, समाना, मुल्तान, इसमें पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब दोनों हैं। ये दीपालपुर, समाना, मुल्तान में जो भी किले थे, फोर्ट्स थे, उसकी उसने मरम्मत करा दी, रिपेयरिंग करा दी। यही काम बलबन ने भी किया था, लेकिन कुछ अंतर था बलबन की नीतियों में। यानी अलाउद्दीन के पहले के कुछ शासकों में बलबन भी था, अलाउद्दीन के पहले के शासकों में, स्लेव डायनेस्टी में, और अलाउद्दीन के समय में काफी डिफरेंस था, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये कर दिया। और इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की रक्षा के लिए, इन सीमाओं की, उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा के लिए अपने 2 काबिल सेना कमांडर्स को अपॉइंट किया। एक था उलुग खान और दूसरा था जफर खान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब यहां पे थोड़ी तुलना कर लेते हैं अलाउद्दीन के पहले और अलाउद्दीन के बाद। देखिए, मैंने ये बताया कि अलाउद्दीन के पहले से ही डीएस, दिल्ली सल्तनत के शुरुआत से ही मंगोलों का आक्रमण लगातार होता रहा है, लेकिन इसके समय फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इस आक्रमण की। तो अब देखिए, अलाउद्दीन के पहले जो भी सुल्तान रहे, उन्होंने सुरक्षात्मक नीति अपनाई, ठीक है, सुरक्षात्मक नीति अपनाई। लेकिन अलाउद्दीन आक्रामक रहा। किस मामले में? देखिए, मैं बताता हूं। अगर देखें इल्तुतमिश को,
तो इल्तुतमिश के समय भी एक घटना हुई थी, आपको पता होगा। उस समय दिल्ली सल्तनत बिल्कुल नया था, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश ने शासन संभाला था 1211 में, 1211 ईस्वी या 1211 एडी में आप कहेंगे, और 1236 तक वो रहा था, 1236 एडी तक वो रहा था। तो इल्तुतमिश के समय एक घटना हुई थी, आप समझिए कि आप जानते यहाँ पे सेंट्रल एशिया में एक ख्वारिज़मी एम्पायर हुआ करता था। इस पे चंगेज खान जो मंगोल था उसका अटैक हो जाता है इस ख्वारिज़मी एम्पायर पे, ख्वारिज़मी एम्पायर पे। और यहां से चंगेज खान जब अटैक करता है तो ख्वारिज़्म का जो राजा है, शासक है, वो भागता है किधर, कैस्पियन सी की तरफ, और इसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी आ जाता है यहाँ पर सिंध में। देखिए ये सिंध में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अलाउद्दीन इल्तुतमिश से वो शेल्टर मांगता है। चंगेज खान जो बहुत ही खतरनाक, इन लोगों ने कहर मचा रखा था, खुदा का कहर भी उसको कहा जाता था, ठीक है। तो ये सिंध पर आ जाता है। तो सिंध पे, ये पूरा सिंध का क्षेत्र जो है, देखिए आज का जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो सिंध है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर जब आ जाएगा तो क्या होगा, यहां पर मकबरनी आ जाएगा उसका बेटा, उसके बाद कहेगा कि भाई मुझे दिल्ली में शरण दो इल्तुतमिश से, लेकिन ये पोलाइटली मना कर देगा, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसने मकबरनी को शरण दे, क्योंकि मकबरनी का पीछा कर रहा है मंगोल, जो मंगोल आक्रमण हुआ है चंगेज खान के नेतृत्व में, ख्वारिज़मी एम्पायर पे, यहाँ पर सेंट्रल एशिया में ख्वारिज़मी एम्पायर था। तो जब ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी यहाँ पर सिंध पे आता है और उसने कहा कि भाई मुझे शेल्टर दे दो, आश्रय दे दो दिल्ली में, तो इसने पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि ये जानता था कि अगर मकबरनी को ये शेल्टर देता है तो मंगोल जो है ये दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, और उस समय दिल्ली सल्तनत नहीं थी, तो उसको फिर शुरुआती दौर में ही दिल्ली सल्तनत उस समय खत्म हो जाती है। तो इसको कहा जाता है कि इसने बहुत ही चालाकी के साथ ये काम किया था, मंगोल खतरे को टाल दिया था। जहां तक बलबन की बात है, बलबन ने भी देखिए फोर्ट सोर्स जो है ना यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे, इसकी सुरक्षा भी बढ़ाई, और उसने जो है फोर्ट्स जो भी कमजोर हो गए थे, टूट रहे थे, उसकी मरम्मत करा दी, वहां पे सैनिकों की नियुक्ति कर दी। इसने भी यही किया, अलाउद्दीन ने भी। लेकिन अंतर क्या था, देखिए ये सिर्फ सुरक्षा में ही लगा रहा, इसने ना इंटरनल कोई एक्सपीडिशन किया, ना ही एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल का मतलब, इंटरनल का मतलब, ना ही नॉर्थ इंडिया में कोई एक्सपीडिशन किया था बलबन ने बहुत ज्यादा, और ना ही इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अलाउद्दीन पहला शासक था जो साथ साथ मंगोलों से भी निपटता रहा, मंगोलों से भी निपटता रहा है। हम देखेंगे कि मंगोल आक्रमण होते हैं और सब में ये जीतेगा। तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन पहला शासक रहा दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में भी उसने, अगर देखा जाए तो उसने राजस्थान, ये राजस्थान के क्षेत्र को, ये गुजरात के क्षेत्र को उसने जीता था, ठीक है। गुजरात पे इसने क्या किया था, गुजरात को इसने कवर, ये राजस्थान को कवर किया, गुजरात को कवर किया। ये देखेंगे आप ऐसे कर ले, देखिए ये रहा राजस्थान का क्षेत्र, इसको जीता। और फिर अगर नीचे देखें तो गुजरात भी, तो पहले उसने गुजरात जीता अलाउद्दीन ने। देखिए गुजरात का क्षेत्र जो था, इससे कर लेते हैं, गुजरात जो था इधर से, ये गुजरात वाला क्षेत्र, पहले गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, इन सब क्षेत्रों को उसने जीता था। किसने, अलाउद्दीन ने। तो नॉर्थ इंडिया में भी इसने अपना एक्सपेंशन किया, और साथ साथ ये बिंद की तरफ, बिंद के पार यानी दक्षिण भारत में भी ये आ गया। ये देखिए ये बिंद के पार गया दक्षिण भारत में, ठीक है ना। तो एक बात समझिएगा कि अलाउद्दीन पहला शासक था, देखिए यहां पर लिखा है, इसने सुरक्षात्मक नीति भी अपनाई, आक्रमण भी झेला मंगोलों का, उनको हराया भी, जबकि इसके समय में लगातार आक्रमण होते रहे थे, अभी हम देखेंगे। तो इनसे भी सुरक्षित रहा, और साथ साथ इसने विस्तार भी किया, नॉर्थ इंडिया में भी विस्तार किया, कहां पे, गुजरात में और राजस्थान में, और दक्षिण भारत में भी इसने विस्तार किया। तो अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ा,
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, और विंध्य को पार करके ये विंध्य वाला एरिया है दक्षिण भारत में, ये इन करता है। तो ये एग्जाम में आता है कि दिल्ली सल्तनत, पहले मैं लिखवा चुका हूं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, यहां पे आप लिख भी लीजिए, दक्षिण भारत में अभियान करने वाला, मैं डीएस लिख देता हूं, डीएस, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट, आप इसको सुल्तान कह लीजिए। तो ये आप ध्यान रखिए, यहां मैंने लिख दिया दक्षिण भारत में अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आप लगा लीजिए, ये सवाल आता है कई बार। दक्षिण भारत में अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान था, तो ये भी आप देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो इसके पहले, खासकर बलबन के समय में आप देखेंगे, या बलबन के पहले भी, तो जो मंगोल थे ये ईरानी शाखा के मंगोल थे, और इनका मकसद, ये सीमांत प्रांतों में पंजाब के क्षेत्र में आते थे। ये पंजाब का जो क्षेत्र है, पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब, उस समय केवल भारतीय पंजाब होता था, यहां आते थे और यहां आके बस ये लूट मार करेंगे, ठीक है। उस समय इनका ध्यान जो था ज्यादातर, देखिए ईरान है, ये भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इधर इराक और सीरिया सब इधर होगा, तुर्की सब इधर होगा। तो इनका ज्यादा ध्यान ईरान, ये ईरानी शाखा के मंगोल थे, और इनका ज्यादातर ध्यान ईरान पे, इधर इराक पे, फिर इधर आपको सीरिया पे, आगे तो ये सब रहेगा, इनका सीरिया, ये सब पे इनका ध्यान रहेगा। दिल्ली सल्तनत को मतलब वहां पे अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे अब तक, ठीक है। लेकिन ये हम जब बात करेंगे आगे ना, बलबन की और अलाउद्दीन की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इन दोनों की आगे किसी अलग वीडियो में, तो वहां हम बात करेंगे इसकी। लेकिन जब अलाउद्दीन के समय देखेंगे तो मंगोल दिल्ली के लिए खतरा बन चुके थे। क्यों? क्योंकि अब ये दिल्ली को जीतने का मन इन्होंने बना लिया था। हाँ, क्योंकि ये शाखा ईरानी शाखा थी, और ये शाखा जो थी, देखिए ध्यान रखिएगा, उगताई चुगताई शाखा, उगताई चुगताई ब्रांच ऑफ मंगोल्स। ये कौन थे? देखिए ये बेसिकली ईरान में बेस्ड थे ये मंगोल। लेकिन ये जो मंगोल हैं, इन्होंने तुर्किस्तान के एक बड़े भूभाग पे कंट्रोल किया था। तुर्किस्तान क्या था? ये तो सिर्फ ईरानी शाखा जो सिर्फ थे, ईरानी शाखा के मंगोल, ये सिर्फ मंगोल बेस्ड थे। लेकिन तुर्किस्तान, ये पूरे सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके अलावा ये ईरान में भी थे, कुछ तुर्की में भी थे, कुछ अफगानिस्तान में भी थे, इधर कुछ रसिया में भी थे और चाइना में भी थे। ये पूरा मंगोलों ने एक तरह से देखेंगे तो ये कंट्रोल कर रखा था। हाँ, और ये कहलाते थे उगताई चुगताई शाखा के मंगोल। और इनका जो लीडर था दाऊद खान, ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। जैसे अलाउद्दीन कहता था कि वो साम्राज्यवादी है, जब तक एक छोटा सा क्षेत्र भी जीतने लायक बचा हुआ है तब तक जीतते रहो, वैसे ही इसका पाला उगताई चुगताई शाखा के साम्राज्यवादी नेता लीडर दाऊद खान से पड़ा था इस समय, जो कि मंगोल लीडर था उगताई चुगताई शाखा का। तो ये डिफरेंस था। ये मंगोल ईरानी शाखा के थे अलाउद्दीन के पहले, लेकिन ये उगताई चुगताई शाखा के थे। ये मंगोल सिर्फ लूटपाट करने में विश्वास रखते थे, लेकिन ये टेरिटरीज जीतने में विश्वास रखते थे। साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है। ये ईरान बेस्ड थे, लेकिन इन्होंने तुर्किस्तान के एक बड़े भूभाग को कंट्रोल किया था। और उस समय तुर्किस्तान जो है मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हाँ मध्य एशिया का पार्ट तो था ही, ईरान भी था उसमें, अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट था, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो चाइना के भी कुछ पार्ट को जीता था। तो ये सब चीजें बहुत बड़े क्षेत्र पे इनका कंट्रोल था। तो इसलिए ये बेसिक डिफरेंस है अलाउद्दीन के समय में और अलाउद्दीन के पहले के समय में। तो ये हम बाद में जब अंतर देखेंगे तो सिर्फ अंतर पे हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो आक्रमण हुए। देखिए मंगोल आक्रमण को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला मंगोल आक्रमण होता है 1297 और 98 में। उस समय मंगोल सेनापति, देखिए ये दाऊद खान ही भेजता है इसको। ये दाऊद खान जो यहाँ पर जिसका जो इंपेरियलिस्ट है, एक तरह से साम्राज्यवादी है, ठीक है, जो विस्तार चाहता है,
ठीक है। तो मंगोल सेनापति उस समय कादर है, ध्यान रखिएगा। और अलाउद्दीन के सेनापति, देखिए कई बार यह पूछता है कि मंगोलों के खिलाफ प्रमुख सेनापति कमांडर उलुग खान और जफर खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, अलाउद्दीन के सेनापति ये हैं, कादर है मंगोल सेनापति, रिजल्ट मंगोलों की हार। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि सफल आक्रमण था। इसके लिए परिस्थितियां भी कठिन थी इन लोगों से, क्योंकि अब मंगोल जीतना चाहते थे, हाँ, भारत को, दिल्ली को खासकर, ठीक है, भारत के दिल्ली वाले क्षेत्र को, दिल्ली सल्तनत के टेरिटरीज को जीतना चाहते थे। ये सिर्फ लूटपाट के इरादे से आते थे इधर वाले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मंगोलों की हार होती है, ठीक है। उसके बाद 1298 यहां पे मंगोल सेनापति है साल्दी खान के नेतृत्व में यह आक्रमण होता है। और ये सब कहां होता है, इसी क्षेत्र में होगा आपको, पंजाब मुल्तान सिंध वाले क्षेत्र में, ये सिंध है, पंजाब है, मुल्तान है, इस सब क्षेत्रों में होगा, यानी कि उत्तर पश्चिम इलाके पे होगा। ये जो उत्तर पश्चिम है इसी क्षेत्र में ये सब करेंगे अटैक, ठीक है। इसी क्षेत्र में पंजाब के क्षेत्र में मुख्यतः, मुल्तान सिंध पे भी था, सिंध है, ये सब मुल्तान, भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों उस समय, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1298 में मंगोल सेनापति साल्दी खान, ये ध्यान रखिएगा कौन कौन था उस समय। अलाउद्दीन के सेनापति फिर यही है, उलुग खान और जफर खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी मंगोलों की हार होती है, ठीक है, इसमें भी मंगोलों की हार होती है, यहां पे देखिएगा। तो ये भी सफल था। 1299 एडी में मंगोल सेनापति है कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व है, और इसी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। अलाउद्दीन के सेनापति यही दोनों हैं, उलुग खान और जफर खान। हारा की रिजल्ट क्या होता है, मंगोलों की हार होती है, लेकिन इसमें इसका एक जो प्रमुख कमांडर है जफर खान, ये मारा जाता है, ठीक है। जफर खान कब मारा गया, जब कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण होता है, तो जफर खान मारा जाता है, इसमें भी जीत होती है। उसके बाद 1303 एडी में मंगोल सेनापति तारगी के नेतृत्व में आक्रमण होता है, इसमें भी ये हार जाते हैं मंगोल। और 1306 एडी, हाँ, इसमें मंगोल सेनापति है अली बेग, ठीक है। अली बेग ये दिल्ली की घेराबंदी कर देता है, दिल्ली की घेराबंदी कर देता है, बावजूद इसको हार मिलती है, ठीक है। तो दिल्ली की घेराबंदी करने का मतलब क्या है, ये दिल्ली को जीतना चाहते हैं, यहां लूटमार करना चाहते थे। अलाउद्दीन के पहले वाले जो शासक थे, और उस समय जो मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, ये मंगोल ईरानी शाखा के थे और सिर्फ लूटपाट में विश्वास रखते थे। ये क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इनका नेता कौन है, दाऊद खान। ये दाऊद खान की प्रवृत्ति क्या है, साम्राज्यवादी, ये एक इंपेरियलिज्म में विश्वास रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलाउद्दीन अपने राजत्व के सिद्धांत में कहता है कि विस्तार बहुत जरूरी है, ये भी साम्राज्यवादी था, ठीक है। थियरी ऑफ किंगशिप में हमने देखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपको लिखने के लिए भी आए मंगोल नीति पे, तो आप लिख सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के पहले जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे, या ऐसे पूछा जा सकता है जो अलाउद्दीन के पहले मुख्यतः आप देखेंगे तो स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश, ठीक है, ये खिलजी वंश का है। तो या तो गुलाम वंश पूछा जा सकता है, या यह पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के पहले के जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनके मंगोल, उस समय जो मंगोलों के आक्रमण हुए और अलाउद्दीन के समय जो मंगोलों के आक्रमण हुए, उनमें क्या डिफरेंसेस था। तो ये मैंने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है, ये भी लिख सकते हैं। और मंगोल आक्रमण को मिला के आप चाहें तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आए, तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव इन सब चीजों से बनेगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और आपका सब्जेक्टिव भी आप लिखने के लिए सब्जेक्टिव भी लिखना हो तो आप बड़ी आसानी से इससे निचोड़ सकते हैं सब्जेक्टिव को। हाँ, 100, 200, 400 वर्ड आप इस पे लिख सकते हैं। जहां तक ये डिफरेंस की बात है, तो डिटेल इस पे हम करेंगे जब हम इस पे एक अलग वीडियो करेंगे। ये चूंकि हमारा टॉपिक अलग है, इस पे हम डिटेल वीडियो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां मंगोल नीति को आपको समझाना था, तो मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो अलाउद्दीन के, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन के पहले के शासकों में, सुल्तानों में के समय जो मंगोल अटैक हुए और अलाउद्दीन के समय जो मंगोल अटैक हुए, दोनों में क्या डिफरेंस था। अगर डिफरेंस जानेंगे तो आप बड़ी आसानी से, और ये थोड़ा बहुत आप आक्रमणों को देख लेंगे, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। तो अब देखिए कि ये हमारा जो था, इसीलिए हमने कहा कि सारे आक्रमण, परिस्थितियां भी कठिन है इन शासकों से अलाउद्दीन की, लेकिन इस के अलावा ये दक्षिण में भी विस्तार करता है, सबसे बड़ी बात है। हाँ,
गुजरात भी जीतता है, राजस्थान के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, रणथंभौर को, चित्तौड़ को, जालौर को ये जीतता है। ठीक है, हम पहले इसके अभियानों को देख चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। उत्तर भारत का अभियान हमने देखा था, फिर दक्षिण भारत का अभियान देखा था, साउथ इंडिया का तो आप वहां पे वीडियोस में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट लगा हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो इसीलिए अगर हमने यहां तक जो भी देखा आपको लग जाएगा कि अलाउद्दीन की जो मंगोल नीति थी बेहद सफल थी, और उसके पूर्ववर्ती जो शासक थे, जो सुल्तान थे, उससे उनसे कठिन परिस्थितियों में था ये, बावजूद इसने मंगोलों का निपटारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया और बहुत ही बहादुरी से इसने फाइट किया मंगोलों का। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां से जो जो सवाल बनेंगे मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये सब आप समय ना भी ध्यान रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने अलाउद्दीन खिलजी का जो ये टॉपिक है ये आज खत्म कर लिया। बाकी आगे आप जानते हैं कि खिलजी वंश 1320 तक चलता है, तो 1300 यानी बाकी 4 सालों का जो इतिहास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे और पूरा इस तरह से खिलजी वंश को हम समाप्त कर लेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर हम इन कर जाएंगे तुगलक वंश में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।